ये हम बात कर रहे हैं राम भरोसे भाजपा और रहीम भरोसे कांग्रेस पार्टी। कुछ इस तरह की ही सियासत चल रही है अगर आप देखेंगे। लेकिन पहले बात कर रहे हैं राम भरोसे भाजपा के। कांग्रेस के नेता भी हैं, मंत्री भी हैं। राजीव शुक्ला ने अमित शाह के बयान पे क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। जब चुनाव आता है तो उनको राम मंदिर आ जाता है। जहाँ चुनाव खत्म हुआ भगवान राम को भी भूल जाते हैं, मंदिर को भी भूल जाते हैं। 21 साल से यही कहानी ये पढ़ रहे हैं। 21 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय ये कि लोगों को लड़ाना, टकराव पैदा करना, उसके जरिए वोट ले लेना। जहाँ वोट आ गए फिर भगवान राम को भूल गए। बिल्कुल सही कहा राजीव शुक्ला जी ने। और बीएसपी के सांसद हैं विजय बहादुर, उनको भी आप सुन लें। राम के भरोसे में पूरा संसार है तो इसमें क्या गलती है। भगवान के भरोसे में सब तो है ही है। तो और इन सब चीजों को जरूरत से ज्यादा तूल ना देना चाहिए। लेकिन अगर ये बात है तो उसमें कम से कम करोड़ जनता का तो विश्वास यही कि भगवान राम अयोध्या में थे, उनके पिताजी दशरथ जी थे, वहीं रहते थे। तो अगर उनका पुनर्स्थान होता है तो क्या दिक्कत है। दिक्कत उसमें नहीं है। दिक्कत है कहाँ ये सवाल। लेकिन जो बात राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं, अनीस साहब, राजीव शुक्ला जी ने तो जो कुछ कहा वो कहा। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि एक ऐसी पार्टी जो ये दावा करती है कि राष्ट्रीय पार्टी है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी के पास आज इतने सालों के बाद भी कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं है। ये बेसिकली इनका दिवालियापन है कि जो एक चले हुए कारतूस को दोबारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्रवाद का जो प्रतीक है वो राम मंदिर है। मैं जो बात कर रहा हूँ उस चीज का जो देश की तरक्की का कोई एजेंडा हो, कोई एजेंडा एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, जैसे कांग्रेस के पास एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके सारे वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के एजेंडा और बीजेपी के एजेंडा में अंतर कहाँ है? नहीं बिल्कुल, ये तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कांग्रेस का अपना बहुत क्लियर, कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी, कांग्रेस का विचार, फॉरेन पॉलिसी एक ही धारे में चल रही है। जैसे एक तो चुनाव घोषणा के 18 घंटे पहले आप उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते हैं। वहां पे आपकी ये कौन सी नीति है, ये समझ में नहीं आती है। चुनाव आते ही इस तरह जहां से लेके ये भी गलत आरोप है कि उसकी घोषणा करते हैं। हम तो बहुत सालों पहले आरक्षण दे चुके हैं, साउथ से देना शुरू किया, देते देते अब नॉर्थ में आ रहे हैं। साउथ से कोई नई चीज नहीं है, नॉर्थ में नहीं था, कोई नई चीज नहीं। हाँ, तो करते करते आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आ रहे हैं। केरल में करा, कर्नाटक में करा, आंध्र में करा, ईस्ट में मणिपुर में करा, भारत में हमारी नहीं करेंगे। कब करेंगे? हमारे एजेंडे में है, एजेंडे 67 साल जिस तरीके 40 कम खाली वोट लेने के लिए मुसलमान वोट लेने के लिए नहीं है, बाकायदा करी है। अनीस साहब इसलिए है कि कांग्रेस में मुसलमानों का वोट लाना है। नहीं, अनीस साहब इसलिए नहीं, अनीस साहब इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखते हैं। 67 साल में मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमान के वोट लेने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ये बताइए। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया मुसलमानों के लिए। आज जितना भी वोट लेने के अलावा, वोट लेने के अलावा की बात कर रहा हूँ। वोट लेना तो एक उसका हक है, देना किसी भी नागरिक का वोट देना हक है, वो उसने दिया। उसमें हिंदू मुसलमान की तकसीम नहीं। सवाल ये किन मुद्दों पे वोट दिया। तो कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। कौन से मुद्दे हैं? ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ। 67 साल में आपने एक भी मुद्दे सामने नहीं रखे जो पार्टी 67 साल में ही जो देश, आप ये देखिए, इसको कोई चीज अलग देश की बात नहीं कर रहा मैं, देश की बात हो रही है। देश जिसका नाम लेते कांग्रेस पार्टी, किसका शासन रहा है देश में? कांग्रेस का शासन रहा है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ने ही 1947 के बाद देश के लिए पूरे प्लानिंग करी, एक हर चीज को डेवलप किया, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाई। इसमें ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ हो गया। तो आप ये 1947 में मुसलमान जितने ब्यूरोक्रेसी में थे, मुसलमान के पास जो जमीन थी, मुसलमान के पास जो व्यवसाय था, आज उसमें कितनी कमी आई है ये बताए। बड़ी तो है ही नहीं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी की बात तो ये, ब्यूरोक्रेसी अब फिर बड़े, वो एक उस वक्त की हालात थे। ब्यूरोक्रेसी माइग्रेट करके चली गई। ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान से माइग्रेट, आजादी से पहले, आजादी से पहले कम से कम ये भी मालूम है। अब देखिए, भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, आप माइनॉरिटी की बात करते हैं। पार्टी की मैं आपकी व्यक्तिगत बात है, कांग्रेस पार्टी, लेकिन माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं करते। जैसे भाजपा का आरोप है कि राम मंदिर की बात करके आप वोट तो ले लिया आपने, सत्ता में तो आप राम मंदिर को भूल गए। यही जायजा लेंगे, हर मुसलमान खुद जायजा लेगा तो उसको नजर आएगा कि पिछले 47 साल में कितनी तरक्की करी है उसने। आप तो खुद हम आपसे पूछ तो रहे हैं। आप बताइए, सरकारी नौकरी में मुसलमान आपको बताया कितना सरकारी नौकरी के लेने के अलावा वो डॉक्टर अनिल शर्मा को आप सुन लें जी। डॉक्टर 65 साल में सरकार में, अगर ये सरकार, हमारी जो सरकार है 6 साल को छोड़ दें
तो उसके अलावा सरकार का पूरी कांग्रेस की रही है। इनसे पूछा जाना चाहिए, पूरा देश सुन रहा है आपके आज चैनल के माध्यम से, कि इन्होंने मुसलमानों भाइयों की वोट के अलावा कांग्रेस ने क्या किया है। हम पे इल्जाम लग रहा है कि हम राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं। हमने राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ, सच भी है कि नहीं सच नहीं है, मैं बताता हूं, हमारा मुद्दा डेवलपमेंट भी साथ साथ है। 6 साल हमारी सरकार रही, हमने देश को तरक्की के रास्ते पे ले गए। इनकी सरकार ने क्या किया है आप देखिए, जितने घोटाले इनकी सरकार, ये कह रहे हैं हमने मुसलमानों भाइयों के लिए कुछ किया, हिंदुओं के लिए किया, देश के लिए किया, देश के लिए नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ अपने लिए किया है। आज इनके बड़े बड़े मिनिस्टर जेल में जा चुके, ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो कोयल घोटाले में प्रधानमंत्री तक खुद घेरे में है। सीबीआई की जांच, चलिए घोटाले पे अलग से बात कर लेंगे। आज बात करते हैं राम और रहीम के नाम पे जो सियासत देश में आगे बढ़ाई जा रही है। हो रहा हूं कि येदियुरप्पा जी पार्टी के लोग कैसे ईमानदारी की और अगर येदियुरप्पा ने गड़बड़ करी तो येदियुरप्पा को हमने पार्टी से बाहर भी किया, आप जैसे नहीं किया कि वो मुद्दा सीबीआई का दुरुपयोग करके पवन बंसल को क्लीन चिट दिलवा दी, पवन बंसल को क्लीन चिट दिलवा दी। आपका ये राजा अंदर है। डॉक्टर अनिल जी, स्थिति मुसलमानों की ये हो गई कि आपको सच्चर कमेटी गठित करना पड़ा। हाँ? और उस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद कुछ नहीं किया, नहीं हुआ, हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। आप देखिए ये कहना ये बिल्कुल आरोप गलत है। 60 साल के अंदर जो मुसलमान की हालत हुई है, बहुत सुधार हुआ है, ये ठीक है। वो दूसरे और वर्गों के मुकाबले में पीछे रहे हैं, वो उसमें शिक्षा की कमी थी। अब जब शिक्षा उसको मिल रही है तो वो बढ़ रहा है आगे। आप गुजरात में मोदी के ऊपर हमला कहते हैं, बोलते हैं, और मोदी के कहते हैं कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी विरोधी हैं। मुंबई में हमले, मुंबई में जो राइट हुए, उसके जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसका क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। सब वो असम में दंगे हुए आपकी मैं छोटी सी, देखिए, आप अगर बीजेपी को यह कहते हैं कि आप हिंदू का राम का नाम सिर्फ वोट के लिए लेते हैं, तो मुसलमान का नाम कांग्रेस पार्टी किस लिए लेती है, ये बताइए। मुसलमान वोट के अलावा भी कोई कांग्रेस मुसलमान का नाम नहीं लेती। कांग्रेस उनको इसी एज ए दूसरे सिटीजन की तरह ट्रीट करती है, जिसका वोटिंग राइट है। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि उसकी पार्टी को वोट मिले। वो बात सही है। हम किसी रहीम के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम तो सीधे सीधे राम के रहीम का कहने का मतलब रहीम के नाम पे वोट नहीं मांगते। रहीम का राम के नाम पे मांगते ना रहीम के नाम पे मांगते। हम अपनी पॉलिसी के आधार पे वोट मांगते हैं, अपने इकोनॉमिक एजेंडे के आधार पे वोट मांगते हैं, अपनी जाति को यूज करके आज आप वोट मांगते रहते हैं। गलत है ये तो। तमाम पार्टियां कर रही है। अरुण जी, क्या कोई पार्टियां अछूती है इससे? नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती। जितनी बड़ी पार्टियां, सब पार्टियां जो है वोट के लिए बातें करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनका मुख्य उद्देश्य रहता है वोट के लिए, वोट के लिए। वो तो जायज बात है, हर पार्टी कोशिश करती है वोट, लेकिन ये एजेंडा भगवान का फिर अमित शाह को गलत, फिर अमित शाह सही कर रहे हैं। क्यों सही कर रहे हैं? क्यों नहीं सही कर रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कांग्रेस के नाम पे या राम के नाम पे वोट नहीं मांगती। नहीं, आप चाहे आप हम अपनी पॉलिसी के नाम पे वोट मांगते। आप चुनाव से पहले अगर जाके आरक्षण क्यों, वो चुनाव के समय क्यों याद आता है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आरक्षण की हमारी कंटिन्यूअस पॉलिसी है। आज पिछले 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन पहले भी देख लीजिए, हमारे मैनिफेस्टो में चुनाव के समय हमने सब जगह हमारे मैनिफेस्टो में रहा, उसको सीबीआई और आईबी में लड़ाई उसको लेके आज क्यों है? सरकार की कौन सी नीति है? कांग्रेस की कौन सी नीति है? आज इससे 2 इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिससे कि बिल्कुल सेपरेट इशू है। प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच गए। बिल्कुल एक सेपरेट इशू है जो सीबीआई और आईबी को लेकर चल रहा है। वो उसके पीछे मकसद क्या है? नहीं, मकसद क्या होता है उसमें? एक चीज पे लेकर दोनों में गलतफहमी है। आप आज कह रहे पार्लियामेंट प्रधानमंत्री के पास वो पहुंचे, वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे। आईबी बिल्कुल ठीक बोल रही है, सीबीआई इनके इशारे पे काम कर रही है, तो लगता है कि वो ठीक है जी। काम करे तो लगता है कि आप दोनों इस्तेमाल करते रहते हैं। 2 बड़ी इस्तेमाल नहीं करते हमारे, बिल्कुल। अगर आज ऐसा बोल रही है तो ये सोचना चाहिए हमारे देश को कितना बड़ा खतरा है। हमारी आईबी, अगर आईबी का एक सीनियर ऑफिसर ये वो इनपुट देता है और उस इनपुट के ऊपर कोई वहां की सीनियर ऑफिसर कोई कार्रवाई करते हैं, तो जबरदस्ती मोदी साहब पर इल्जाम कार्रवाई यही करते हैं कि फेक इनकाउंटर करते हैं। कोई फेक इनकाउंटर नहीं है। कर दिया। तो आप जो सीबीआई जिस तरह से प्रूव कर रही है, ये जो अमित शाह की बात कर रहे हैं, अमित शाह के हाथ अभी कोर्ट में कैसे फैसला हो जाएगा? कुछ दिन के बाद आपको नजर आएगा मोदी जी भी इसी कटघरे में खड़े होंगे। आप वो मोदी जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो 3 बार डेवलपमेंट के भी होगा जीते हैं वहां पर। आज तक हमने किसी को डिफेंड नहीं कर रहे। की सरकार लॉ अपना काम कर रहा है और गुजरात के अंदर भी हम यही देख रहे हैं। वो लॉ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के खिलाफ नहीं कुछ कर रहा है।
वो भी कर रहे हैं। कहाँ कुछ हो रहा है? ये देखिए लॉ का प्रोसेस अब जो भी है, बदकिस्मत लॉ का प्रोसेस बहुत स्लो है। आप पूरा सीबीआई का इस्तेमाल अपनी सरकार को बचाने के लिए करते हैं, गलत इसके लिए आप कुछ नहीं करते हैं। गलत आप अभी गुजरात में जो भी हुआ है, ठीक है, चाहे उसको अपने विरोधियों को वो करने के लिए करते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यह आपके हित में नहीं होगा और ये देश हित में नहीं है। आज बिल्कुल हम भी इस बात से सहमत हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने ये करवाया भी हो और आज जब ये मामला ला रहे हैं तो लोग कहेंगे कि वोट की वजह से आज क्यों आ रहा है, के लिए कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी को चलते हुए आ रहे हैं, चलते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये सारी चीजें कब देना, हाईकोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर इंक्वायरी हो रही है। कांग्रेस ने सीबीआई का इस्तेमाल ये ऐसे ही करते हैं हमेशा। चुनाव से पहले सरकार इनकी गिरे हुए कई साल बीत जाते, मुलायम और मायावती को सीबीआई का डंडा दिखा के अपने कब्जे में कर रखा है। दोनों ऐसी पार्टियां एक ही सरकार को सपोर्ट करे, यह बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि इनके पास सीबीआई है। अगर सीबीआई है तो मुलायम और मायावती दोनों कब्जे में किया। मुलायम सिंह यादव जी और ऐसे ये लोग इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने खुद कहा, मैं सही कह रहा हूं कि इस देश में जो भ्रष्टाचार का मामला है ना, जितने भ्रष्ट नेता हैं सब के सब जो सत्ताधारी पार्टी होगी उसके चंगुल में रहेंगे जी। आज येदियुरप्पा जो है जी पूरी तौर पर इनके चंगुल में है, सब उनके उसके वजह से हो रहा है। सीबीआई का इस्तेमाल, बिल्कुल सीबीआई इसका जितने बड़े नेता हैं जो हमारे साथ सांसद हैं, जो भी नेता है भ्रष्ट है, सब के सब इंडिपेंडेंट सांसद हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं। मोहम्मद अदीब साहब हैं। अदीब साहब, एक सवाल, आज आईबी और सीबीआई की लड़ाई प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया जी। मैंने आपसे यह सवाल पहले भी पूछा था, क्या सीबीआई और आईबी का इस्तेमाल इस वक्त न्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ हो रहा है, या यह सियासत और वोट के लिए हो रहा है? देखिए, बड़ी अफसोस की बात यही है कि जो इतना अहम सवाल है उसको सियासत में बदल दिया गया है। आज बीजेपी अगर ये कह रही है कि अगर गुजरात में तुम मेरा राज खोलोगे तो बाटला हाउस में मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा, ये लड़ाई सब इसकी चल रही है। लेकिन अफसोस ये है कि इसमें जो मजलूम है, जो वो सफर कर रहा है। अब ये हिंदुस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, इसकी तरफ बड़ा अफसोस है कि अब मुद्दे की बात नहीं होती है, अब मजहब की बात हो रही है, और भ्रष्टाचार की बात नहीं होती, जुल्म की बात नहीं होती। अजीब हालत हो गई है इस मुल्क की। मैं तो बहुत, इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद क्या है? वही मैं सवाल पूछा आपसे, मकसद क्या है? सत्ता कैसे भी हासिल की जाए, इस हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मुद्दा है कि सत्ता कैसे हासिल करें, चाहे देश जहन्नुम में चला जाए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हो जाए, लेकिन हमको सत्ता मिल जाए, कैसे भी मिले। और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इस वक्त, अगर बीजेपी और कांग्रेस को देखें तो दोनों के अलावा भी इसमें पार्टियां शामिल है, या ये दोनों पार्टियां ही शामिल है? देखिए, सारी पार्टियां शामिल है, लेकिन ये दो नेशनल पार्टीज हैं और दोनों नेशनल पार्टीज का कोई एजेंडा नहीं है। दोनों नेशनल पार्टीज फिर इस पे लगी हुई है। मैंने अपने दोस्त बीजेपी के दोस्तों से कहा था कि आप नॉन परफॉर्मेंस घोटालों पे इलेक्शन लड़िए, लेकिन उनको ये लगा कि नहीं, इसमें जनता वोट नहीं देगी, इसलिए अयोध्या पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। नहीं, उनको ये लगा, उनको ये लगा कि इनका क्या है उसको बनाया जा रहा है। एक अरुण, वो मैं आपसे एक सवाल, अदीब साहब एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप सोचिए कि वरुण गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं आप एक हेटेड की तकरीर, इसलिए वो सेक्रेटरी हो गए। मैं आपसे एक सवाल यही कर रहे हैं। मैं वही पूछना चाहता हूं। अनीस दुरानी साहब कह रहे थे कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। नहीं साहब, वो तो जाहिर है उनकी पार्टी है, हमारे दोस्त हैं, वो कहेंगे जी, लेकिन दिल पे हाथ रख के देखें कि इसकी हालत में कांग्रेस ने क्या क्या किया है जी। अगर कांग्रेस सच में सेकुलर को पकड़े। चलिए, मैं उनसे दिल पे हाथ रख के बोलने के लिए बोलता हूं कि वो क्या बोलते हैं, आप भी सुन लें। अनीस साहब, उन्होंने जो बातें कही, आप देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है। राम, रहीम, मुसलमान, हिंदू, हिंदुत्व, जात,
ये लगातार भारत में सियासत समय आ गया है। ये दुर्भाग्य की बात है, मैं इसलिए ये बात कही। और आप राष्ट्रीय पार्टी के यही बात कही थी कि दुर्भाग्य की बात है कि ये, लेकिन ये हो रहा है। ऐसी नेशनल पार्टी कहने वाली जमात अपने आप को फिर इतने नीचे ले आई है कि फिर दोबारा रामलल्ला की शरण में जा रही है। कॉम्पिटिशन है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, कॉम्पिटिशन तो है ही नहीं, हमारा इनसे कोई कंपटीशन है ही नहीं। हम कभी इन मुद्दों को हम नहीं उठाते, ना कभी इन मुद्दों पे हम काम करते। हमारा मुद्दा तरक्की है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है। वो तो आपके पास एजेंडा ही नहीं है। हमारे इनके कहने से क्या होता है? वो एजेंडा कभी नहीं रहा। दुरानी भाई से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ जी। मैं दुरानी भाई से ये पूछना चाहता हूँ जी कि आपने इंसाफ दिलाने की कोशिश की ईश्वर जहां केस में, बाटला हाउस में क्यों खामोश है आप? नहीं, बटला हाउस में खामोश कहाँ है? बटला हाउस के लिए भी बहरहाल चल रहा है। नहीं, वहां दिग्विजय सिंह जी बार-बार इस बात को उठा चुके हैं, कह चुके हैं। मैंने दुरानी साहब से पूछा, मुंबई के जो राइट हुए थे श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट का क्या हुआ? ये सवाल है। ये अनिस साहब कह रहे हैं कि वो भी होगा। नहीं, वो उसमें भी प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस चल रहा है। आपके पास कोई जानकारी? नीचे भी सजा हुई है, नीचे भी सजा हुई है पुलिस वालों के अंदर, उसके अंदर, उसके केस के अंदर, और आगे बढ़ रहा। लॉ अपना काम कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये बदकिस्मती है, ये बात मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में पूछना चाहता लॉ का प्रोसेस जो है बहुत स्लो चलता है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिनके पास राष्ट्रीय एजेंडा है, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं और भी अन्य भी शामिल हैं, या ये भी बीजेपी की तरह डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते हैं? हेलो, मैंने ये पूछा कि कांग्रेस और बीजेपी में की जो रणनीति है, सियासत है, उसमें कितना अंतर है? देखिए, कांग्रेस की पॉलिसी जो है वो सेकुलरिज्म पे बेस करती है जी, और बीजेपी की पॉलिसी जो है, यानी अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस जो है जो नेहरू का ख्वाब है और बीजेपी जो है वो सरवारकर और गुरुवारकर का ख्वाब है जी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी से अपने को अलग कर लिया है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिश साहब। मैं बताना चाहता हूं जी, हमारी सरकार गुजरात में जी, अगर जब एक बार कोई दंगा हुआ, उसके ऊपर जो भी कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हो रही है, क्या चल रही है। हमारी गुजरात की सरकार उसमें पूरा जो भी मदद कर सकती है वो कर रही है। परंतु चाहे वो मुंबई की आपने बताया, चाहे दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ, चाहे आसाम की बात करें, कांग्रेस ने कभी भी कोई अपनी सरकारों के लिए जितने भी ऐसे काम हुए कुछ भी नहीं किया आगे कार्रवाई, और उन दंगों को दबा दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं, हमने जो वहां पर 3 चुनाव जीते मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में, वहां पर जो मुद्दे हैं डेवलपमेंट मुद्दा रहा है और डेवलपमेंट के आधार पर जीते हैं। वहां का मुसलमान भाई आज खुश है, वो वोट बीजेपी को करता है डेवलपमेंट के आधार पर। आज वहां पर मुसलमान जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कांग्रेस नहीं जीती, बीजेपी जीती है। इन सब बातों से जाहिर होता है कि हमारे जो मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा ना हमने कभी छोड़ा था ना छोड़ रहे हैं, परंतु हम राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो, काम नहीं किया, लोग ये कहते हैं। भाई साहब मेरी बात एक बार गुजरात की जो फर्जी डेवलपमेंट है, मुद्दा गुजरात हमारा है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर कितने दिन हो गए? डेवलपमेंट का मुद्दा है हमारा। अटल जी की सरकार जो थी हमने उसमें भी डेवलपमेंट करा, और मोदी जी की सरकार में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। वहां पर आज मुसलमान भाइयों चाहे हिंदू भाइयों बहुत तरक्की कर रहा है। उसी तरक्की को हम देश में भी लाना चाहते हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो। राम मंदिर का मुद्दा क्यों बना रहा हूं ना? डेवलपमेंट पे इलेक्शन लड़ो, कांग्रेस पार्टी से डेवलपमेंट पे इलेक्शन लड़ो। हमारा मुद्दा 2 है, अगर डेवलपमेंट करेंगे और जो आपका करप्शन है उसको पूरे देश को बताएंगे। राम मंदिर का मुद्दा शुरू से नहीं राम मंदिर का मुद्दा ना हमने कभी छोड़ा था ना छोड़ रहे हैं, परंतु हम जो चुनाव में जा रहे हैं उसमें मेन एजेंडा डेवलपमेंट जो हमारी जितनी स्टेट है, आप जाके छत्तीसगढ़ में देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में देखिए, हमारे ये गुजरात की जैसे मैं बात कर रहा हूं वहां पर देखिए, जितनी हमारी सरकारें हैं वहां पर अच्छा काम चल रहा है। गुजरात के अंदर इतनी तरक्की हुई है कि वहां अधिकतर औरतें जो है एनीमिया का शिकार हैं। बिल्कुल गलत है। मोदी जी कहते हैं कि ये फैशन की वजह से खाना कम खाती हैं, वो इसलिए एनीमिया का शिकार हैं। को जबरदस्ती सबसे ज्यादा बच्चे गुजरात के अंदर स्कूल ड्रॉप आउट जो है सबसे ज्यादा राजकुमार वहां पर जहां गया, आपका राजकुमार वहां गया और जगह जगह जाके बातें बोली, तो वहां की जनता ने क्यों नहीं मानी उनकी बातें? क्यों हमारी सरकार को जिताया? जाने और उसकी बात नहीं, तो आंकड़े
ये आंकड़ा क्लियर, सबसे ज्यादा ये भी ड्रॉप आउट है गुजरात के अंदर है कि गुजरात को नंबर 1 देश नंबर 1 स्टेट माना है। आपके सेंटर गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार होते हुए दिल्ली की सरकार में नंबर 1 गुजरात को माना है। चलिए दिल्ली की सरकार के आंकड़े पे भी बात करेंगे, वो कभी अन्य दिन बात कर लेंगे। अरुण जी, ये सियासत दलों की मजबूरी है, सियासी दलों की मजबूरी है कि जात और धर्म भारत में एक ऐसा सत्य है जिसको आप नकार के सियासत। ये तो सही है कि जात धर्म दोनों जो है बहुत मतलब राजनीतिक दलों के लिए शुरू से ही इससे उबर पाने के प्रयास कर रहे हैं, उबरने का प्रयास कर रहे हैं, या इसको और ज्यादा हम और आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी आराम से 77 तक राज्य किया, केवल ब्राह्मण, मुसलमान और दलित के वोट पे, बाकी उनको किसी की परवाह नहीं थी। ये 3 साथ थे, उनको वोट मिलता था, उनकी सरकार बनती रही जी। बाद में आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिंदुत्व के नाम पे कोशिश किया जी, लेकिन कभी कुछ कर नहीं पाया। गोबंदा आंदोलन हुआ, उसमें 32 सीट तक पहुंचे। जब राम जन्मभूमि का मामला बहुत तेज हुआ आडवाणी जी के नेतृत्व में, तो उसमें भी 170-75 तक केवल पहुंचे। तो ये तो भाजपा के भी बड़े नेता मान रहे हैं कि ये हिंदुत्व मुद्दा जो है, इससे वो सरकार नहीं बना पाएंगे। इन पार्टी के लिए जरूरी है। ठीक है, आप नहीं, ये वो भाजपा के लोग ये जानते हैं कि इससे वो सरकार का नहीं बना पाएंगे। लेकिन आरएसएस जो है उनके मतलब उनके ऊपर प्रभाव है ना आरएसएस का, उनको लगता है कि बने चाहे ना बने सरकार, हमारा हिंदुत्व का मुद्दा आगे आना चाहिए, सरकार बने चाहे ना बने। जो अभी घटनाएं घटी है सब एकदम उसी पे है। नहीं, मैं आपसे बहुत कम, चूंकि मैं ये कह रहा हूं तमाम राजनीतिक दल आज इस होड़ में है कि किस धर्म किस जात को कैसे, जिससे सोशल, कोई उसका नाम सोशल इंजीनियरिंग कह रहे हैं, कोई उसको कह रहे हैं राम का मुद्दा, कोई उसको कह रहे हैं अलग अलग नाम से, लेकिन वोट लगी हुई है इस वक्त वोट के लिए, सत्ता के लिए। आज की तारीख में वही वो चीज बिक रहा है, वह चीज पार्टियां पार्टियों को लगता है कि ये सबसे आसान है, इसलिए विकास का काम करना बड़ा मुश्किल काम है ना। मुश्किल है, जवाबदेही उसमें जवाबदेही भी है कि विकास हुआ, लोगों को दिखाई दे, यह तो बड़ा मुश्किल काम है। तो उससे बहुत आसान ये लगता है जाति के नाम पे डिवाइड के नाम पे वोट मांग लेना, डिवाइड करो, समझे आप, और डिवाइड जो भी कह लीजिए आप। हाँ। ये बड़ा आसान लगता है, रहोगे तो शासन करते रहोगे, यही मूल है। लेकिन लेकिन सुनिए, अभी पिछले दिनों जो है विकास के नाम पे भी वोट मिला है, और मैं समझता हूं कि बिहार में जो है केवल विकास के नाम पे अब की बार वोट मिला है। नहीं, वो तो मैं काफी सारे जो सामाजिक गठबंधन की बात थी, वो भी जात हिंदुत्व को भी आपने जोड़ा, आपने अति पिछड़ा को भी जोड़ा, महादलितों को भी जोड़ा। देश इतनी विभिन्न जातियों का जो देश है, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मुख्य एजेंडा जो था वो विकास था। एजेंडा विकास था या एजेंडा था वो सामाजिक समीकरण था? नहीं, सामाजिक समीकरण के पहला एजेंडा था विकास जी। हर आदमी को लगा कि काम हुआ है, इसे वोट दिया। जी अनीस साहब, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सत्य है कि आज सत्य यही राजनीतिक दल डिवाइड करके वोट लेते हैं। जैसे अभी श्रीवास्तव जी बात ये कह रहे थे, इसमें सच्चाई है कि पूरा देश जातों और चीजों में बटा हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, कोशिश करेगी लेकर है। कांग्रेस पूरी कोशिश है चुनाव जो राज करते रहे। इतिहास को कम कर रही है, मैं आपके पास कांग्रेस उसको कम करने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर अनिल शर्मा जी, कांग्रेस की कोशिश मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने 65 साल में कांग्रेस कोशिश में ही कोशिश करते जा रही है। आज इनके पास ये बताने को नहीं है आपके चैनल के माध्यम से कि मुसलमान भाइयों के वोट लेने के अलावा इन्होंने क्या किया है। कुछ नहीं किया है। सारी पार्टियां, चाहे हमारे अभी जेडीयू भाई बैठे हैं और जितने चैनल पे आपने अभी सबको यहां पर फोन पे लिया, कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान भाइयों की वोट के अलावा कुछ नहीं किया। हमने कभी राजनीति नहीं करी, हमने डेवलपमेंट किया है। जहां स्टेट हमारी है, आज बिहार में ठीक है हमारा गठबंधन टूटा है, परंतु अगर हमने बिहार में हमारा गठबंधन था तो अगर हम गठबंधन में चुनाव जीते तो हमने वहां कोई हिंदुत्व के मुद्दे पे, हमने विकास में मुद्दा था, हम सब मिलके वहां काम किया। खाली नीतीश जी ने काम किया ऐसा नहीं है, हमारी सरकार भी वहां पर हम पीछे में एक सामाजिक समीकरण बनाया गया था जिसमें भाजपा के हिंदू वोट भी है, जिसमें कि अन्य जातियों के महादलित,
अति पिछड़ा, तमाम तरह के सामाजिक समीकरण बना के वो जीते गए थे। वो भी एक सच्चाई देखिए है। सामाजिक समीकरण बनाना, सामाजिक समीकरण अगर बनाना जो कोई लोग गलत पिछड़े बात हैं नहीं उनको है। आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है ना, वो हर्ज नहीं है। बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। हर्ज अब आप नहीं है। उसको तो हम मान ये लीजिए, बताना चाहते हमें हैं भी कोई कष्ट कि नहीं ये है। जो बार-बार हमें कोई कष्ट ये नहीं इल्जाम है। लगाना, अगर जो एकदम पिछड़े हुए हम लोग सिर्फ हैं हिंदुत्व उनको की आगे बात बढ़ाना, करते हैं, वो गलत है। हम बढ़ाएं, कैसे? वो हमको वोट दें आप या हम देखिए, उनसे अपेक्षा करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पासवान को हटा के आप पासवान को हटा के आप महादलित बनाते हैं, यादव को हटा के आप अति पिछड़ा बनाते हैं। हम इसलिए यानी बनाते- कि रामविलास पासवान और नहीं, लालू को छोड़ के इसलिए- बाकी सब, नहीं, ये सियासी रणनीति का हिस्सा है। सियासी रणनीति का हिस्सा यह है, सुन लीजिए जी, ना, कि आप पिछड़ों के नाम पे यादव और कुर्मी सारा सुख भोग रहे थे बिहार में। जो तमाम पिछड़ी जातियां और भी हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा था। जो दलित के नाम पे केवल चमार और पासवान वो सारा सुख भोग रहे थे, और तमाम जातियां पासवान को निकाले गया। पासवान खाली कैसे निकलेगा भाई उसमें? जी वही तो नहीं, बना है ऐसा नहीं है। महादलित। नहीं ऐसा खाली पासवान नहीं है उसमें। आप महादलित का आप देखिए जो महादलित में चमार और पासवान। चलिए मैं ये कह रहा हूं नहीं कि ये जो स्थिति है कब तक इसको भुना पाएंगे? देखिए, आज आप एक करते हैं, भाजपा भी वही करती है, जेडीयू भी पीछे चल रही है, आरजेडी भी उसके पीछे है, मुलायम भी पीछे हैं, बसपा भी पीछे हैं, तमाम दल इस देखिए होड़ में लगे हुए हैं। हम सरकार बनाने के एन केन प्रकार कुछ भी नहीं करते हैं। हम काम करते हैं, हम सामाजिक चलिए, वो समीकरण बनाते चूंकि- हैं, चूंकि हम सवाल पिछड़े लोगों को आगे लाना चाहते हैं। इस पे उसमें हम वोट मिलता है, ठीक है। इस पे एक बड़ी बहस अलग से की जा सकती है, जो कि अलग है। लेकिन क्या कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से कभी इससे परहेज करेगी कि नहीं, अब समय आ गया है जहां जात धर्म छोड़ कांग्रेस के पिछले राष्ट्रीय बिल्कुल कांग्रेस पिछले 2 इलेक्शनों से मेन इम्फेसाइज जो है, मेन जोर इस बात पे कर रही है कि लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट करें, क्योंकि ये एक दुर्भाग्य की बात है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई चलिए। कड़वी डेवलपमेंट यही के है मुद्दे कि की ये जहां है। तक ये बहुत बात बहुत कर रहे हैं- धन्यवाद डॉक्टर अनिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल साहब, अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।